क्या आपको भी डीएलएड के सेकेंड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम से घबराहट होता है? तो आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको घबराहट नहीं होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर S1 समकालीन भारतीय समाज के टॉप 11 से लेकर के 21 तक क्वेश्चन का कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी पॉजिटिविटी के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि घंटों का काम कैसे मिनटों में हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11, क्या परीक्षा प्रणाली में बाह्य मूल्यांकन होना चाहिए? विभिन्न नीतिगत दस्तावेजों के मदद से इसका विश्लेषण करें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जैसे नीतिगत दस्तावेज केवल बाह्य मूल्यांकन एक्सटर्नल इवैल्यूएशन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने की वकालत करते हैं। हालांकि बाह्य मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, गोपनीयता और एक मानक स्टैंडर्डाइजेशन लाता है, लेकिन इसकी एक बड़ी सीमा यह है कि यह बच्चे के पूरे वर्ष के प्रयास को केवल 3 घंटों की लिखित परीक्षा के आधार पर आंकता है, जिससे बच्चों में तनाव और भय पैदा होता है। इसलिए आधुनिक नीतियां सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन पर बल देती है, जहां छात्र के ज्ञान के साथ साथ उसके व्यवहार, कौशल और सह शैक्षणिक गतिविधियों का आंतरिक मूल्यांकन हो। एक आदर्श व्यवस्था में दोनों का संतुलित मिश्रण होना चाहिए। प्रश्न संख्या 12, स्वतंत्रता के बाद आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? समीक्षा करें। स्वतंत्रता के बाद और विशेष रूप से 1991 के आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG के दौर के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव आए। सकारात्मक पक्ष यह रहा कि आर्थिक प्रगति के कारण शिक्षा के बजट में वृद्धि हुई, जिससे सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009 जैसी बृहद योजनाएं लागू हो सकी। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ, दूसरी ओर इसके कारण शिक्षा का तीव्र निजीकरण भी हुआ। महंगी फीस वाले निजी स्कूलों और व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की बाढ़ आ गई, जिससे आर्थिक आधार पर समाज में एक नया विभाजन पैदा हुआ। इसने अमीर और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में एक बड़ी असमानता का जन्म दिया। क्या समुदाय से प्रश्न संख्या 13, क्या समुदाय से कटकर किसी विद्यालय का अस्तित्व सुरक्षित रह सकता है? तर्क के साथ कहें। नहीं, समुदाय से कटकर किसी भी विद्यालय का अस्तित्व न तो सुरक्षित रह सकता है और न ही वह अपने उद्देश्यों में सार्थक हो सकता है। विद्यालय की गोपनीयता और सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि वह जिस समाज में स्थित है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। विद्यालय को चलाने के लिए संसाधन, छात्र और नैतिक समर्थन सब कुछ समुदाय से ही प्राप्त होता है। यदि कोई विद्यालय खुद को समुदाय से अलग कर रहा है तो उसे अभिभावकों का सहयोग और बच्चों की नियमित उपस्थिति मिलना बंद हो जाएगी। ऐसा विद्यालय केवल कंक्रीट की एक निर्जीव इमारत बनकर रह जाएगा। विद्यालय की सुरक्षा और जीवंतता समुदाय की सहभागिता और अपनत्व की भावना में ही निहित है। पिछले एक दशक में बिहार के शिक्षकों की स्थिति में क्या बदलाव आया? समीक्षा करें। पिछले एक दशक में बिहार के शिक्षकों की स्थिति में संरचनात्मक और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। पूर्व के वर्षों में जहां नियोजित शिक्षक व्यवस्था के अंतर्गत कम मानदेय, सीमित सुविधाओं और सेवा सुरक्षा की कमी को लेकर असंतोष था, वहीं हाल के वर्षों में बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के माध्यम से पारदर्शी और कड़ी परीक्षा आयोजित कर बड़े पैमाने पर नियमित एवं अस्थायी शिक्षकों
की नियुक्ति की गई है। इस ऐतिहासिक कदम में शिक्षकों के वेतनमान, सामाजिक प्रतिष्ठा, सेवा शर्तों और आत्मविश्वास में भारी सुधार हुआ है। इसके साथ ही शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। प्रश्न संख्या 15 2022 में पूछा गया प्रश्न है, समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक बदलाव लाने के लिए विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ कि विद्यालय सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का एक सशक्त केंद्र है। सामाजिक रूप से विद्यालय बच्चों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच प्रदान करता है, जिससे जातिवाद, बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियाँ कमजोर होती है। आर्थिक रूप से विद्यालय छात्रों का आधुनिक ज्ञान, कौशल और व्यावसायिक क्षमताओं प्रदान करता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनते हैं और गरीबी के चक्र से बाहर निकल पाते हैं। सांस्कृतिक रूप से विद्यालय जहां एक ओर बच्चों को अपनी गौरवशाली परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ता है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक और वैश्विक संस्कृति के अच्छे तत्वों को अपनाने के लिए उनका दृष्टिकोण उदार बनाता है। प्रश्न संख्या 16 समवर्ती सूची पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच समितियों के विभाजन के लिए 3 सूचियों की व्यवस्था की गई है, जिनमें से एक समवर्ती सूची है। इस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि यदि दोनों के कानूनों में कोई टकराव या विरोधाभास होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। वह 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इसका मुख्य लाभ यह है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखकर व्यापक नीतियां जैसे एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना सकती है और राज्य अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार उसमें संशोधन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय में शिक्षा की क्या भूमिका है? सामाजिक न्याय का अर्थ समाज के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव, जाति, लिंग, धर्म या वर्ग के समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्राप्त होना है। शिक्षा उस सामाजिक न्याय को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी और टिकाऊ माध्यम है। शिक्षा समाज के शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है, जिससे वे अपने खिलाफ होने वाले शोषण और शांतिपूर्ण विरोध कर पाते हैं। यह महिलाओं और हाशियों के लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाकर समाज में गरिमापूर्ण स्थान दिलाती है। जब एक वंचित वर्ग का बच्चा शिक्षित होकर उच्च पदों पर पहुंचता है तो पारंपरिक सामाजिक उच्च नीच का ढांचा टूटता है और वास्तविक समानता स्थापित होती है। प्रश्न संख्या 18 शिक्षा के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु शिक्षकों के प्रमुख दायित्वों को रेखांकित करें। शिक्षा के मौलिक अधिकार आरटीई अधिनियम के वास्तविक क्रियान्वयन और उसकी रक्षा की अंतिम जिम्मेदारी शिक्षा के कंधों पर होती है। इस संदर्भ में शिक्षकों के प्रमुख दायित्व निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम विद्यालय में नियमित और नियत समय पर उपस्थित होना तथा निर्धारित पाठ्यक्रम को समय सीमा के भीतर पूरा करना। द्वितीय, बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के कक्षा के प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति को समझना और बाल केंद्रित विधियों से पढ़ाना। तृतीय, स्कूल से बाहर रह गए आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान कर उन्हें आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकित करना। चतुर्थ, बच्चों को किसी भी रूप में शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना न देना तथा नियमित रूप से अभिभावकों के साथ बैठक पीटीएम कर बच्चों की प्रगति साझा करना। सर्वत्रीकरण। प्रश्न संख्या 19 सर्वत्रीकरण के निर्धारित मानक क्या है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण
यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का अर्थ है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। इसे पूर्ण करने के लिए 4 मुख्य मानक निर्धारित किए गए हैं। पहला, सार्वभौमिक पहुंच यूनिवर्सल एक्सेस। प्रत्येक बच्चे के निवास स्थान से 1 से 3 किलोमीटर की सुगम दूरी के भीतर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध होना। दूसरा, सार्वभौमिक नामांकन। इस आयु वर्ग के 100% बच्चों का विद्यालय में पंजीकरण सुनिश्चित करना। तीसरा, सार्वभौमिक ठहराव। यह सुनिश्चित करना कि नामांकित बच्चे कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई के बीच न छोड़ें, ड्रॉप आउट न हों। चौथा, सार्वभौमिक गुणवत्ता। यूनिवर्सल क्वालिटी। न्यूनतम अधिगम स्तर को बनाए रखना ताकि बच्चे केवल स्कूल न आए बल्कि वास्तविक व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त करें। प्रश्न संख्या 20, शिक्षा के निजीकरण से क्या लाभ है? शिक्षा के निजीकरण प्राइवेटाइजेशन के कुछ प्रमुख व्यावहारिक लाभ इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम, निजी क्षेत्र के आने से शिक्षा व्यवस्था में आधुनिक बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास हुआ है, जैसे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम और उन्नत पुस्तकालय सुविधाएं। द्वितीय, निजी संस्थानों में प्रबंधक और शिक्षकों की जवाबदेही अधिक होती है, जिससे समयबद्ध पाठ्यक्रम पूरा होना और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां सुनिश्चित होती है। तृतीय, निजीकरण के कारण वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल नए पाठ्यक्रम, व्यावसायिक कौशल और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बेहतर अवसर स्थानीय स्तर पर सुलभ हुए हैं, जो छात्रों को वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाते हैं। प्रश्न संख्या 11, सरकारी विद्यालयों में आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग के विद्यार्थियों के कम होने के कारण का आलोचनात्मक परीक्षण करें। सरकारी विद्यालयों में आर्थिक रूप से संपन्न या मध्यम वर्ग के बच्चों का निरंतर कम होना हमारी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसका मुख्य कारण सरकारी स्कूलों के भौतिक बुनियादी ढांचों की दयनीय स्थिति, स्वच्छता की कमी और अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है। संपन्न वर्ग को लगता है कि सरकारी स्कूल उनके बच्चों को आधुनिक दौर के अनुरूप व्यक्तिगत विकास और तकनीकी कौशल प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसका आलोचनात्मक पहलू यह है कि इस प्रवृत्ति ने स्कूलों में एक गंभीर वर्ग विभाजन, क्लास डिवाइड, पैदा कर दिया है। सरकारी स्कूल अब केवल अत्यंत निर्धन और शोषित वर्ग के बच्चों के आश्रय बन गए हैं। इसने शिक्षा के समावेशी और समतावादी चरित्र को गहरी क्षति पहुंचाती है।